सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपके सामने फिर से आया हूं सॉल्यूशन लेके। उड़ान टेस्ट सीरीज जो आपका चल रहा है बहुत अच्छे से, उसमें जो ग्रैंड टेस्ट आपका पहला है ना आज ही हुआ है, तो मैं आपसे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। मे बी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आई होगी, बट अभी सीख लेते हैं कि उसमें किस तरीके का अप्रोच आपका चाहिए हो। देखो, प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक बात मैं आपको बताता हूं। प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जितने टॉपिक्स है उसमें आपकी जो वीक टॉपिक्स है वो हमेशा पहले करते जाओ। जैसे अगर मान लो एक यूनिट टेस्ट और दूसरे यूनिट टेस्ट में अगर आपके पास 2 दिन का समय है, तो पहला दिन जो है आपका वो बहुत मेजर है, इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने देना चाहिए वीक पार्ट को, ताकि दूसरे दिन और बाकी बचे हुए टेस्ट वाले दिन में आप लोगों को जो इजी वाला पार्ट है जो आपको आता है आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए, सीखते रहिए। गलतियां होंगी, बट गलतियों से सीखना है। जो वीक पार्ट है, जो गलतियां हुई है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से करने। तो शुरू करते हैं। आज का जो आप लोगों का जो पहला ग्रैंड टेस्ट था, ऑब्वियसली आप लोगों को इसमें कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग भी नजर आए होंगे और जो बाकी कुछ इजी भी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि पिछले 3 साल में अगर बच्चों को ज्यादा दिक्कत आई है तो वो केमिस्ट्री में आई है। इस वजह से हम पेपर को थोड़ा लेंदी रखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं कि कैसे मैक्सिमम बहुत सारी चीजें आपकी एक ही टेस्ट में हो जाए उस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ आज का। उसमें पहला क्वेश्चन था आपको कि 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाई 22.4 ml ऑफ वॉल्यूम एट 1 atm। तो 0.078 ग्राम हाइड्रोकार्बन है जिसका वॉल्यूम है 22.4, एक एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री के ऊपर। उन्होंने बोला कि इंपेरिकल फॉर्मूला जो है उसका वो CH है, तो पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी MF पूछा है। तो आपको पता है, अगर मुझे मोलर मास अगर पता चलता है तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकता हूं ना, क्योंकि आप लोगों को ना फॉर्मूलाज गिवन है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन एक ही है कि कौन सा मास मैच होता है मोलर मास, है ना, दिए हुए ऑप्शन में। तो सिंपल सी बात है, आपको इस तरह के क्वेश्चन जब दिए होते हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। उनका कहना है कि 0.078 ग्राम का मतलब है 22.4 ml वॉल्यूम, सही है। तो आपको पता है 22400 ml यानी मोलर वॉल्यूम हम जिसको बोलते हैं ना, एक मोल सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है, तो 22400 ml का वॉल्यूम, तो उसके सामने उसका मोलर मास आएगा ना, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल या सब्सटेंस का मास आएगा, मतलब मोलर मास आएगा, जिससे हम निकाल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला है। तो 0.078 ग्राम का मतलब है, या उसका वॉल्यूम है 22.4, तो 22400 ml का वॉल्यूम कितना आएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर हम, तो 0.078 इंटू 22400 डिवाइड बाय 22.4 अगर करेंगे तो आपको यहां पे पता चलेगा कि ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप इसको हम ऐसे लिखते हैं 78 इंटू 10⁻³ इंटू 224 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय 224 इंटू 10⁻⁻1। तो आप देखो ये 1 हो जाएगा, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा, +3 -3 ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली यू हैव 78। तो 78 जैसे दिमाग में आया होगा आपके, तो बेंजीन के बारे में आपको याद आया होगा। तो आपको टोटल मोलर मास निकालना है, तो सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, 6 कार्बन है, सो 72 प्लस 6 हाइड्रोजन के यानी 78। सो थर्ड इज द आंसर। अगले इसमें जाते, द राइट ऑप्शन फॉर the mass of CO2 produced by heating 20 ग्राम of 40% प्योर लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब उनका कहना है कि मैंने 20 ग्राम लाइमस्टोन लिया, बट वो 40% ही प्योर है। तो 40% प्योर है, मतलब एक्चुअल में उतना नहीं है वो 20 ग्राम। तो 20 ग्राम का 40% होता है 4 2 8 यानी 8 ग्राम होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि फिर कितना CO2 का मास प्रोड्यूस होगा 8 ग्राम से। 20 ग्राम का 40% निकालेंगे तो वो आता है 8 ग्राम। बट हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, स्टोइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन में आपको पहले दिए हुए रिएक्शन, पहले स्टोइक्योमेट्री का सिंपल रूल है, आपको रिएक्शन निकालना ही पड़ता है, और इनिशियली रिएक्शन में से आपको उन दिए हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या पता चल गया,
तो जैसे मुझे CO2 के बारे में पूछा तो मुझे CO2 के साथ रिलेशन लेना है कैल्शियम कार्बोनेट का, दोनों के बारे में बात की उन्होंने। तो देखो ना, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो अभी वेट में लेंगे तो 100 ग्राम है ना मोलार मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उससे हमें मिल रहा है 44 ग्राम 1 मोल CO2। तो सिंपल सी बात है 8 ग्राम से कितना मिलेगा, सो 8 इंटू 44 डिवाइड बाय 100, सो 8 इंटू 44 देखो 8 4 जा 32, तो ये 3 आएगा, 8 4 जा 32 प्लस 3 52 डिवाइड बाय 100 यानी 3.52। सो फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें गलती बहुत बार ऐसे भी होती है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो जनरली हमें निकालने की आदत होती है मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, है ना, बट आपको पता है क्वेश्चन को आपने अगर ठीक से पढ़ा तो आपको समझ में आएगा कि आपको मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम यानी आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स, है ना, एटम्स पूछा है ना, तो नंबर ऑफ एटम्स का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू होता है एटॉमिसिटी इंटू n इंटू Na, एटॉमिसिटी इंटू n इंटू Na। तो देखो जैसे अमोनिया की एटॉमिसिटी 4 है, N2 की 2 है, मीथेन की 5 है, CO2 की 3 है। कैसे आया समझ में आया, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन एटम, एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। ओके, बस मोल निकालना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना, Na तो वैसे रहेगा सब में फाइनली, है ना। तो जैसे पहले में अगर गए तो 4 एटॉमिसिटी है 4.25 बाय 17 मोलार मास अमोनिया का इंटू Na, यानी ये कितना आएगा देखो 17 4 देखो 4 इंटू 17 2 जा 34, कितने बचे 8 बचे, आगे 5 है, सो 17 5 जा 85। तो आप लोगों का इसमें आ जाएगा आंसर 0.25 Na, यानी 25 4 जा 100, 2 पॉइंट आ गए, यानी सिर्फ 1 Na ये आ जाए। उसके बाद N2 की एटॉमिसिटी 2 है इंटू 28 अपॉन मोलार मास 28 Na, तो ये आएगा 1, यानी ये आएगा 2 Na, मतलब इसमें ज्यादा है। 36 ग्राम ऑफ मीथेन, एटॉमिसिटी 5 है, 36 डिवाइड बाय 16 मोलार मास है Na, तो आप देख सकते हो ये इससे ज्यादा ही आएगा क्योंकि 16 है ना, 2 जा 32, यानी अराउंड 10 Na, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे अगर बढ़ेंगे 15 ग्राम ऑफ CO2, तो एटॉमिसिटी 3 है, 15 डिवाइड बाय 44 Na, सो 15 3 जा 45, 45 बाय 44 Na, तो आप देख सकते हो यहां पे आंसर 1 पॉइंट कुछ ना कुछ तो आएगा ना समथिंग, तो जिसमें n इंटू एटॉमिसिटी कम है उसमें एटम्स कम है, सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। आगे बढ़ते, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। इसमें देखिए आपको ऑप्शन में ना मॉलिक्यूल दिए गए हैं और इस साइड में 40% कार्बन किसमें बायोमास, इंपिरिकल फॉर्मूला किसका है, वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी मतलब मोलार मास उसके लिए चाहिए ना, डिवाइड बाय 2 करेंगे m/2, तो वेपर डेंसिटी मिलेगी। इंपिरिकल फॉर्मूला CH2 निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 14 Na इलेक्ट्रॉन्स है, बट ठीक है, मतलब हम इसे निकाल सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या करेंगे, देखो वेपर डेंसिटी 14 मतलब मोलार मास 28 चाहिए, तो मोलार मास इसका 28 है, इसका भी 28 है, इसका 180 है, इसका 60 है ना। एसिटिक एसिड हम सिखाते हैं हमेशा तो इजीली आ जाता है। एसिटिक एसिड 60 है, ग्लूकोज का तो फेमस है 180 है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ओके, अभी बात करते हैं कि फिर m/2 किया तो 14 आ जाएगा ना, तो सिंपल सी बात है, वेपर डेंसिटी 14 इन दोनों की भी आ जाएगी, डिवाइड बाय 2 किया तो सही है, यानी N2 और CO के लिए R होना ही चाहिए, N2 और CO के लिए R होना ही चाहिए। तो N2 और CO के लिए R कहां पे, देखो यहां पे R नहीं है N2 के लिए, यानी ये तो गलत हो गया, ये बाकी के इसमें है। उसके बाद CO के लिए भी R होना चाहिए, तो यहां पे R नहीं है, यहां पे R है, यहां पे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, बचा एक ही, तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 67.67% ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्साइड है एलिमेंट का, मतलब उसमें एलिमेंट और ऑक्सीजन रहेगा। इक्विवेलेंट वेट पूछा एलिमेंट का, तो आपको याद है ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपल सी बात है 67.67% ऑक्सीजन है, मतलब बचाओ 100 में से क्या रहेगा,
एलिमेंट रहेगा। सो वेट ऑफ ऑक्सीजन दिया है 67.67 ग्राम, क्योंकि ये जनरली परसेंट में जब दिया होता है तो ग्राम ही होता है मेजरली। ओके, आगे बढ़ते। वेट ऑफ एलिमेंट कितना आएगा? सो वेट ऑफ एलिमेंट आपका आएगा बचा हुआ, यानी देखो 68 अगर ले तो 32 और ये थोड़े कम है ना उससे, तो यानी 33, तो 32.33 ग्राम। सिंपल सी बात है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा, दैट इज 8 ग्राम, क्योंकि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको याद होगा, हम यूज करते हैं W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2। अच्छा, तो हम अगर लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हाट इज वेट है ना, तो हमें क्या पूछा है? इक्विवेलेंट वेट पूछा है एलिमेंट का। सो वी हैव वेट ऑफ एलिमेंट दैट इज 32.33 into equivalent weight of oxygen 8 divided by 30 67.67। तो अराउंड देखो ना 32 2 अराउंड है ना, कितना होता है? एक 64 होता है, मतलब अराउंड 1/2 भी कंसिडर किया तो 4 के नजदीक इसका आंसर आना चाहिए। सो दैट इज 3.82। आगे बढ़ते अगले वाले सवाल में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्ट लिमिटिंग रिएजेंट इन रिएक्शन 1 2 3 रिस्पेक्टिव। करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। आपको याद है हम जब निकालते हैं कि लिमिटिंग और एक्सेस, तो आप लोगों को बाय रिएक्शन उसको कंपेयर करना पड़ता है सबसे पहले। तो जैसे देखो कि हमारे पास उन्होंने क्या किए, 3 रिएक्शन दिए हैं, तो पहले रिएक्शन से हम लेंगे। देखो आपको ने यहाँ पे 3 ग्राम H2 दिया है और N2 28 ग्राम दिया और पूछा है कि कौन लिमिटिंग है। तो ये वाले सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं और रिएक्शन से हमें जो पता है वो देते हैं। हमें रिएक्शन में क्या पता है कि 3 into 2 6 ग्राम हो गया। 6 ग्राम के लिए N2 चाहिए 1 मोल, मतलब 28 ग्राम। तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 6 के लिए 28, तो 3 के लिए कितना? आधा हो जाएगा ना, 6 के लिए 28 तो 3 के लिए, या मल्टीप्लीकेशन भी करके देखो 3 into 28/6, तो ये आ जाएगा 14 ग्राम। मतलब ये मुझे 3 के लिए 14 ही चाहिए, बट दिया 28 है ना, मतलब ये ज्यादा दिया है, मतलब एक्सेस है, मतलब जरूर H2 क्या है? लिमिटिंग है। तो सबसे पहले रिएक्शन में H2 लिमिटिंग है, और H2 लिमिटिंग वाले आपके पास 2 और 3 ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला चला गया, या हम दोनों में से एक में से पता कर सकते हैं ना अभी कौन सा है, एक भी चेक किया। तो जैसे मान लो P4 तो फास्फोरस का थोड़ा 31 है, कभी कभी होता है, ध्यान में नहीं आता है, बट मैग्नीशियम का सबको पता है, तो इस वाले रिएक्शन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1 मोल मैग्नीशियम मतलब 24 ग्राम, 24 ग्राम के लिए 1 मोल मतलब 32 ग्राम। तो 24 के लिए 32 चाहिए, तो 1 के लिए कितना? तो 32 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 32/24 आता है ना। तो ये आ जाएगा 8 के टेबल में दोनों भी। सो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। सो 4/3 मतलब 1.33 मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए 1.33, पर दिया कितना है? 0.5, यानी कम दिया है, मतलब ये लिमिटिंग है। तो O2 आप लोगों का लिमिटिंग, और O2 आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? तीसरे रिएक्शन में, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड रिएक्शन में O2 बोला गया है, तीसरे रिएक्शन में O2 है लिमिटिंग। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 6 ग्राम ऑफ यूरिया वाज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट विल बी द परसेंट बाय मास ऑफ यूरिया? परसेंटेज वेट बाय वेट वाला सवाल था। यूरिया का वेट 6 ग्राम और उसमें 6 ग्राम यूरिया को हमने 500 ग्राम वाटर में ऐड किया। तो व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट? वेट ऑफ सोल्यूट है ना, मान लो यूरिया का पूछा है, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन, या वेट ऑफ यूरिया अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो यूरिया प्लस वाटर। सो 500 प्लस 6 दैट इट बिकम्स 506, और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यानी अराउंड 600/506 आना चाहिए। तो देखो ना, आप अगर ऐसे भी करते हो 60/50, तो ये 1.2 के नजदीक आ जाएगा ना, है ना। जैसे मान लो इसको निकाल दो, है ना, एक अराउंड इसको 500 कर दो, है ना, तो 60/50 यानी 6/5 यानी 1.2, तो 1.2 के नजदीक आंसर है 4। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम फर्स्ट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यस, लिमिटिंग के ऊपर ही तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड होता है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं। तो देखो ना, जैसे इस सवाल में अगर जाते हम, तो हमारे पास ऑप्शन कैसे है? हमारे पास देखो, पहले ऑप्शन में फर्स्ट इनकरेक्ट बोला है, बट फर्स्ट करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं पॉसिबल, ये नहीं, 2 ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो गए, बचे अभी 2 में से आंसर। तो हमने किसी को भी देख लिया, 3 या 4 या 5 या 2 को, तो आंसर हमारा फिक्स हो जाएगा। तो हम सेकंड स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं।
सबस्क्रिप्ट्स इन फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट, यानी जैसे मैं F2 लेता हूं तो ये सबस्क्रिप्ट हुआ ना, है ना। जैसे मान लो F2 प्लस O2 में कुछ तो F2 है ना, F2O वगैरह जो भी कंपाउंड बना रहा हूं, जो भी कंपाउंड है ना, सिंपल सी बात है। तो सबस्क्रिप्ट्स इन फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी चेंज टू बैलेंस्ड एन इक्वेशन, यानी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये सबस्क्रिप्ट जो दिए वो चेंज नहीं होते, तो सही है। क्योंकि हम बैलेंस में क्या करते हैं, पहले वाले मोल बैलेंस करते हैं ना, जो भी एक्स वाई जो भी निकालना है, यानी सबस्क्रिप्ट से हमें सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना होता है, ये पहले वाले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमें चेंज करना होता है। ओके, सो इसका मतलब है कि आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और जो आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन है उसमें ऐसे उन्होंने बोला है कि सेकंड इनकरेक्ट है, मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है, यानी इसका आंसर है आप लोगों का 3। आगे बढ़ते हैं। अब 500 ग्राम टूथपेस्ट कंटेन्स 0.2 ग्राम फ्लोरीन, यानी टोटल 500 ग्राम में 0.2 ग्राम फ्लोरीन है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इन टर्म्स ऑफ पीपीएम, तो आपको याद है पीपीएम में हम क्या करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, दैट इज 0.2 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन 500 इंटू 10⁻⁶, so 5 है ना, 5 ये आ जाएगा आपका 4, मतलब है ना 5 4 20, इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छा 2 ऑप्शन मैच करते हैं, बट देखो ये कंप्लीटली सॉल्व होगा ना 0.4, तो यानी आपका एक ही आंसर बच्चा है 3। आगे बढ़ते, इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 7th एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल्स टू गिव बैंड्स इन पाश्चन सीरीज, 7वें से आ रहा है पाश्चन सीरीज में, यानी थर्ड है ना, लाइमन बाल्मर पाश्चन 1 2 3, N1 आपका 3 है ना। तो सिर्फ पाश्चन पे आने वाले बताओ, सिर्फ पाश्चन में कितने बैंड्स हैं, टोटल नहीं पूछा है। तो पाश्चन में 7 से 3, 6 से 3, 5 से 3 और 4 से 3, तो इसका आंसर होगा 4 बैंड्स, 4 लाइंस मिलेगी। आगे बढ़ते, अगला वाला सवाल है आपके पास। अगले वाले सवाल में हमें क्या दिया है, अगले वाले सवाल में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, गलत है, रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द गिवन ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है √L × L+1 h/2π। बस, तो आपको L की वैल्यू चाहिए, h/2π तो वैसे भी हर जगह पे कॉमन ही है, तो बस रूट सही है क्या देखना है। देखो L की वैल्यू कितनी होती है, D के लिए 2, L की वैल्यू होती है 3, F के लिए L की वैल्यू 1 होती है, P के लिए। तो आप अगर करोगे तो देखो L की वैल्यू 2 ली तो 2 × 2 + 1 दैट इज 3 2 6, सो √6 ये मैच कर रहा है, ये सही है। L की वैल्यू 3 रखी, 3 × 3 + 4 यानी 4 3 12, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 2 12 लिखेंगे मान लो, तो है ना 6 2 12, तो मैच नहीं करता ना, मतलब ये इनकरेक्ट है आपका। अगले वाले में जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। आपको कहीं पे भी ऐसे लेवल का पेपर नहीं मिलेगा जिसमें बहुत बार करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, मैच द कॉलम पूछा है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट सब पूछा है, क्योंकि यही तरीका है प्रिपरेशन करने का, भला नीट में हो या जेई में हो आजकल, है ना, दोनों भी जगह पे सेम प्रिपरेशन का तरीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, गलत कौन सा है। The experimental phenomenon such as diffraction and interference be explained by wave nature of electromagnetic radiation, सही है। EMR का वेव नेचर हम एक्सप्लेन करते हैं दो चीजों से, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ वेव, इंटरफेरेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, तो ये दो चीजों से हम बताते हैं ना, बढ़ता है एम्पलीट्यूड, कैंसिल होता है, ये सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं, तो ये सही है। तो आप लोगों को पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, बट ये करेक्ट है। As the temperature is raised, a higher proportion of long wavelength is generated. आपको याद है हमने ब्लैक बॉडी या जो भी हमने एक्सपेरिमेंट पर पार्ट देखा था, तो T1 टेम्परेचर पे हम ऐसे ग्राफ निकालते हैं, T2 पे ऐसे, है ना। हमें पता है कि हायर टेम्परेचर पे T2 ग्रेटर देन T1, तो मान लो ये ग्राफ T2 पे है, ये T1 पे, तो भला ही आप लोगों का है ना इंटेंसिटी बढ़ती है, आपको याद है ना इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ वाला ग्राफ, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वेवलेंथ बढ़ती नहीं कम होती है ना, बस वो वाला पॉइंट। बट उन्होंने बोला लॉन्ग वेवलेंथ होती है जनरेट, लॉन्ग मतलब इधर ना, नहीं, वो लो टेम्परेचर पे होती है, हाई टेम्परेचर पे वेवलेंथ कम होती है, सही है। तो इसका आंसर सेकंड है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक का सबसे सिंपल मतलब है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नथिंग बट कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन से। तो आपको पता है किससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर एक एलिमेंट का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है तो कुछ भी हो इलेक्ट्रॉन तो निकलने ही वाले, क्या फर्क पड़ता है ना।
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आप लोगों ने सीखा है। सो इट इज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, आप कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हो, सोडियम का, मैग्नीशियम का, नेचर ऑफ गैस कौन सा है अंदर, हीलियम है, नियॉन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर में निकलने वाली इलेक्ट्रॉन ही है। और साइज ऑफ इलेक्ट्रोड से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड के साइज कुछ भी होने दो ना, इलेक्ट्रॉन तो निकलने ही वाले, ठीक है, पहले जल्दी निकलेंगे या देर से निकलेंगे, ज्यादा एनर्जी लगेगी, बट इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर आपका 4। थोड़ा आंसर की मैं इसका आया था, फर्स्ट दिया था, तो वो नहीं है, इसका फोर्थ आंसर, और बच्चों ने फोर्थ किया था, बट ठीक है। साइज वाला पार्ट में ज्यादातर फोकस नहीं करते, इस वजह से थोड़ा सोचना पड़ता है, साइज के ऊपर डिपेंड रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से इनकरेक्ट पूछा है। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, सही है। रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर इंटू साई स्क्वायर वर्सेस r वाला ग्राफ, तो है ना, r वर्सेस r ही निकालते हैं हम। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या उसको हम लिखा करते हैं साई स्क्वायर इंटू डीवी, तो सही स्टेटमेंट है। हमें करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है। द मैक्सिमम इन द कर्व, है ना, हमने ग्राफ निकाले थे, मैक्सिमम इन द कर्व करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस दैट इज r एट विच प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का मतलब साई स्क्वायर, मान लो कोई ग्राफ आया इस तरीके से, है ना, तो मैक्सिमम इन द कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यस, ये भी सही, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। दिस डिस्टेंस 52.9 फॉर हाइड्रोजन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। आपको याद है ये वाला जो पीक आता है वो रिस्पेक्ट टू होता है 52. पहला पीक जो है हाइड्रोजन एटम के लिए वो आता है 52.9 के ऊपर। फॉर हाइड्रोजन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सही है। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन यानी साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज सम फिजिकल मीनिंग, नहीं, साई हैज नो एनी फिजिकल मीनिंग, वो तो मैथमेटिकल फंक्शन है, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है, उसको कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, तो इसका आंसर फोर्थ है, इनकरेक्ट। अगले वाले सवाल में जाते हैं। अगला वाला सवाल था आपके लिए, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ। एनसीईआरटी में सेंटेंस दिया है हमें, ये आप देख सकते हो जाके, जो डार्क है ना, मतलब बोर्ड सेंटेंस है कि हेजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल आउट करता है ना, रूल को नहीं फॉलो कर रहा है वो, कौन से, एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या, कि इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट पाथ है, सही है। जैसे बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पाथ में घूम रहे, सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, बट इसने बोला कि नहीं, वैसे कुछ नहीं है, सही है। ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब वही है जो लोकेशन है या वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, जो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त चेंज होती है, मतलब ट्रेजेक्टरी, है ना। तो वही से मतलब जो इलेक्ट्रॉन, ट्रेजेक्टरी का मतलब इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूम रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट लोकेशन एंड वेलोसिटी, राइट। तो वो भी रूल आउट कर रहा है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर पाथ होता नहीं है। मोमेंटम में तो हाँ बोला है, मोमेंटम तो हाइजेनबर्ग में आता है ना, आपको याद है मोमेंटम के उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि इलेक्ट्रॉन, है ना, आप लोगों को अगर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो आप उसके ऊपर एनर्जी को स्ट्राइक करते हो, तो आपको इस जो आप रेडिएशन स्ट्राइक कर रहे हो तो उसकी जो वेवलेंथ है रेडिएशन की, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, है ना, आपको पता है एग्जैक्टली पोजीशन और मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो मोमेंटम के अकॉर्डिंगली कैसे हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये उसने बताया था कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उससे कम वेवलेंथ का रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं, बट वेवलेंथ कम है आने वाले रेडिएशन की, मतलब एनर्जी उसमें ज्यादा है ना। आपको पता है ना, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो अपनी मोमेंटम चेंज करता है ना, लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अगर एक्सप्लेन किया, सो लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, मतलब मोमेंटम के बारे में तो वो बोलता ही है, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड रूल आउट है, मतलब फर्स्ट इज द आंसर। आगे बढ़ते, लेट मास ऑफ अ पार्टिकल बी 1 ग्राम एंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ 6.63 × 10⁻³ मीटर, देन इट्स वेलोसिटी इज,
सो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, h बाय mvn। डी ब्रॉगली का इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो इक्वेशन है उसमें मास हम केजी में लेते हैं, आपको भी पता है। तो 1 ग्राम है मतलब 10⁻³ केजी मास है। उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इतनी है, हमें v निकालना है। ओके, सो v निकालना है तो v इक्वल्स टू h बाय m इंटू लैम्बडा। तो h है आपका 6.63 इंटू 10⁻34, m है आपका 10⁻³ kg इंटू लैम्बडा आपका है 6.63 इंटू 10⁻33। व्हाट इट तो 33 है, ये माइनस 36 हो जाएगा, ये प्लस 36 हो जाएगा, माइनस 36 ऊपर जाके प्लस 36 यानी 100। सो व्हाट इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। 62 के ऊपर जाते, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, है ना, सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां से डिस्टिंग्विश होते हैं, इनकी स्पिन अलग होती है। सो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। आगे, इन द फॉलोइंग 2 प्लॉट साइज स्क्वायर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस आर। आपको याद है साइज स्क्वायर में एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होता है ना, तो दोनों भी एस ऑर्बिटल के ही ग्राफ है। साइज स्क्वायर में ग्राफ एस के लिए आपको याद है साइ वर्सेस आर, और साइज स्क्वायर वर्सेस आर में ग्राफ हमेशा मैक्सिमम से शुरू होते हैं, तो जरूर ये दोनों भी ग्राफ एस के लिए। तो वैसे भी पी वाला ऑप्शन तो यहां से चला जाता है, तो 4 और 1 तो चले गए ऑप्शन, बचे 1s और 2s में। तो ये सारे इक्वेशन हम करते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के ऊपर, और रेडियल नोड्स का फॉर्मूला आपको पता है n माइनस l माइनस 1। तो 1s में रेडियल नोड आते हैं 0 और 2s में आते हैं 1। तो बस ये जहां पे भी टच करेगा उतने रेडियल नोड है ना, तो इसमें एक रेडियल नोड है और इसमें 0 है, यानी ये पहला 1s के लिए, दूसरा 2s के लिए। सो थर्ड इज द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, कंबशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सही है। कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें कुछ एक्सेप्शन वगैरह की बात नहीं करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन में। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर 0, सही है। कोई कंपाउंड जैसे वैसे लिया उसके स्टैंडर्ड स्टेट में यानी फ्री स्टेट में, जैसे ऑक्सीजन O2 में मिलता है वैसे ही लिया, बनाना नहीं पड़ता ना, बनाना नहीं पड़ता मतलब उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। तो इस दोनों भी स्टेटमेंट सही है। सो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। आगे बात करते हैं। ये वाला थोड़ा अलग सवाल था, क्योंकि अभी तक के थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों ने मेजरली रिएक्शन दिया है, एक फाइनल रिएक्शन पूछा है, ऐसे सवाल किए, या कुछ डेटा होता है फॉर्मेशन कंबशन का, और उसके बाद आपको एक एक्स रिएक्शन कोई भी जो है उसको लिख के बाद में देखना पड़ता है कि कैसे निकाले जाएंगे, है ना। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ना, वो होता है ना, समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, कंबशन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का डेटा करते हैं। तो ये वाला अलग कैसे, इन्होंने बोला कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन C2H6C3H, तो आपको दिखाई दे रहा है ये है मीथेन इथेन प्रोपेन, यानी होमोलॉगस है। तो मीथेन का कंबशन होने के लिए -210, इसके लिए -3, इसके लिए -2, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ C8H6 पूछा है ये डेटा से। तो इसमें उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ते। मुझे बताइए CH4 से C2H6 में गया, मतलब क्या फर्क है। CH4 में अगर मैंने एक CH2 ऐड किया तो ये बन जाएगा C2H6, क्योंकि होमोलॉगस है ना, और इसमें ऐड किया तो ये बन जाएगा C3H8, सही है ना। तो मुझे अगर एक CH2 में देखो ना डिफरेंस निकाला तो मुझे एक CH2 की एनर्जी समझ में आ जाएगी ना कंबशन की। जैसे मैंने ये किया -368 है ना, इसकी कंबशन की माइनस इसकी कंबशन की, तो मुझे CH2 की मिल जाएगी। सो -368.4 या मान लो 368 ही लेता हूं, -210, तो सिंपल सी बात है, ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 158 है ना, ये प्लस हो जाएगा ना, तो मेजर साइन माइनस का है, तो 158 मतलब एक CH2 के लिए लग रही -158। ऑब्वियसली यहां पे भी उतनी ही लगेगी ना, होमोलॉगस है ना, उतनी लगेगी। तो सिंपल सी बात है, एक CH2 के लिए लगती है -158।
तो मुझे C8H16 बोला है ना, मतलब इसमें कितने CH2 आएंगे? सो 8 CH2 आएंगे ना इसमें। देखो C8H16, तो -158 इंटू 8 अगर करेंगे तो 8 8 जा 64, ये 6 है, 8 5 जा 40 प्लस 6 46, यहाँ पे 4, 8 1 जा 1, सो 8 प्लस 4 दैट इज अराउंड 1264। तो मतलब इसका आंसर है आप लोगों का फर्स्ट। चलो आगे, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, इरिवर्सिबल है, एक्सपांशन है मतलब एंट्रोपी जरूर बढ़ेगी, और आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब डेल्टा यू 0। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा यू 0 और एंट्रोपी इज नॉन जीरो, है ना। तो इसका आंसर है आप लोगों का 3। देखो आइसोथर्मल एक्सपांशन है, एक्सपांशन हो रहा है, एंट्रोपी में कम ज्यादा होगा, सही है ना, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू क्या होगा? वो तो 0 होगा ना। तो डेल्टा यू 0 हो सकता है बट एंट्रोपी 0 नहीं होती। ये आपको एनसीईआरटी में सेंटेंस भी दिया एक जगह पे। तो इसका आंसर 3 है। आगे बढ़ते, स्टेटमेंट 1, फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी यानी डेल्टा जी नॉट फॉर रिएक्शन इज 0। तो आपको अगर याद है कि इक्विलिब्रियम के केस में डेल्टा जी 0 होता है ना, दिस कैन बी 0 और नॉन 0, वो सीखा ना हमने, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.3 एनआरटी आरटी लॉग के। तो के की वैल्यू 1 से ज्यादा 1 से कम, एंड डेल्टा जी 0 नॉट 0 भी होता है, लेस देन 0 होता है, मोर देन 0 भी होता है, बट डेल्टा जी इज ऑलवेज 0 एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी। स्पॉन्टेनिटी अगर है, स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, तो मेजरली वो कहलाती है स्पॉन्टेनियस, है ना। अगर एंट्रोपी में इंक्रीज हो रही तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो स्पॉन्टेनियस है मतलब गिव्स द एनर्जी कम होगी ना, निगेटिव में होगी ना, लेस होगी। सो डिक्रीजिंग गिव्स एनर्जी, सही है, गिव्स एनर्जी कम होगी जितनी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो दोनों भी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ओह सॉरी, आई एम सॉरी, पहला स्टेटमेंट गलत है ना, डेल्टा जी 0 होना चाहिए ना, डेल्टा जी नॉट नहीं। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा सही है। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन में ऐसे दिया गया है कि ये सारी रिएक्शंस हैं और पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इन विच डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो आपको पता है डेल्टा एच इक्वल्स टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी अगर आप लोगों का 0 आता है तभी क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू होता है। तो इसमें डेल्टा एन जी 0 है, इसमें तो 1 माइनस ये तो नहीं आएगा, इसमें भी 3 है, उस साइड में 2 है गैस के, इधर 2 इधर 1 है, इधर गैस के 2 है, इधर 1 है, ये भी नहीं, इधर 1 और 1 2 हो गए, यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है, यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 और यहाँ पे तो 3 और 2 है, मतलब 2 इक्वेशन ऐसे जिसमें डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहां पे देखिए आपको पूछा है कि द टोटल एक्सप्रेशंस विच आर करेक्ट फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए याद होगा आपको फॉर्मूला, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये रिवर्सिबल के लिए तो -p डेल्टा वी होता है ना, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए -2.303 है ना nRT log V2 by V1 या P1 by P2 होता है। ठीक है, और मैंने इतना ही लिखा है, मतलब पूरा फॉर्मूला है ना, V2 by V1 की जगह पे P1 by। ओके, बट हाँ ये नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन है तो 2.3 नहीं आएगा। सो -nRT ln V2 by V1 या V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो पहला इक्वेशन तो देखो डिवाइड में R n नहीं आता, मल्टीप्लाई में, तो ये सही जा रहा है, -nRT ln V फाइनल माइनस, तो ये सही है। ये तो माइनस साइन चाहिए, ये वाला -n फिर से नीचे, ये तो होता नहीं है। अच्छा, इस इक्वेशन ये वाला जो है ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इसको प्लस किया, तो प्लस nRT
ये हो जाएगा ln v1 अपॉन v2 ना, प्लस से माइनस अगर बन गया, माइनस का प्लस हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो v1 बाय v2 तो ln v1 माइनस ln v2 यानी v इनिशियल माइनस v, तो यानी दो इक्वेशन इसके सही है। सो सेकंड एंड फिफ्थ, तो इसका आंसर होना चाहिए 2। आगे बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN दिया है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड दिया है, उसके बाद आप लोगों को बॉन्ड एनर्जी NH की भी दिए पूछा है, x1 x2 x3 दिया है, और पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आपके पास डेटा है बॉन्ड एनर्जी का और आपको पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले हमेशा हम क्या करते हैं, जिस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालनी है वो रिएक्शन लिख लेते हैं। सो N2 प्लस 3/2 H2। अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा रिएक्शन, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है ना, तो फॉर्मेशन में एक मोल ही तैयार होता है, तो हमें लेफ्ट साइड बैलेंस करना पड़ता है ना, याद है ना, रिएक्टेंट का साइड आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, बस अभी इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है जो हमें पूछा है। फॉर्मेशन मतलब वो रिएक्शन पहले निकाल लेंगे। अभी डेटा में हमारे पास बॉन्ड एनर्जी सबकी, तो हम इस वक्त क्या करते हैं, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। तो आपके पास रिएक्टेंट में कौन है, हाफ इंटू N2 की कितनी, NN ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है, x1 है। सो x1, वैसे आंसर यही से आ जाता है, बाकी सोचने की जरूरत है नहीं, आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। N2 plus O2 gives 2NO, डेल्टा H x1 है, सब रिएक्शन दिए है, डेल्टा H गिवन है। इन हाउ मेनी केसेस, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू उसकी एंथैल्पी डिवाइड बाय 2 है। तो आपको याद है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि एक मोल कंपाउंड उसके स्टैंडर्ड स्टेट वाले एलिमेंट से बनने चाहिए, कंपाउंड से नहीं बनने चाहिए, है ना। तो देखो ना, यहाँ पे ये वाला जो दूसरा रिएक्शन उसमें CO से बना है ना, CO2, तो CO मतलब एलिमेंट थोड़ी हुए उनके, CO2 के एलिमेंट तो कार्बन और ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन प्लस O2 होता तो बात सही थी। ये भी H2O प्लस O2 से बना है, H2 से नहीं चाहिए, H2 प्लस O2 से चाहिए, एलिमेंट से बनना चाहिए, तब तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये भी नहीं है। PCl3 ये भी कंपाउंड से बना है, ये भी नहीं, ये तो कंपाउंड से बना है, ये भी नहीं, बचा हुआ वैसे भी एक है, बट इसमें 2 मोल बने हुए ना, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है 1 मोल के लिए, तो 2 मोल के लिए डेल्टा H x है, तो 1 के लिए कितना आएगा, x/2 यानी डेल्टा H/2। सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ पे बस एक ही रिएक्शन ऐसा है जिसमें ये कंडीशन फॉलो होती है। आगे बढ़ते, हाँ, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2, जिसमें आपको सिंबल दिए गए हैं और डेफिनेशन पूछा है। सो सिंपल है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, कंबशन का मतलब आपको उस सब्सटेंस का कन्वर्जन कंप्लीटली उसके हायर ऑक्सीजन स्टेट वाले कंपाउंड में करना है, तो ऑक्सीजन के साथ बर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, जिसमें एक का आता है 3। फॉर्मेशन में तो 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, उसके एलिमेंट से देखो ये आ गया 4, तो बस मतलब देखते हैं अभी, A का 3, B का 4, तो बस एक ही ऑप्शन मैच करता है और वो है C। आंसर की मैं इसका आंसर फर्स्ट दिया था, तो उसमें करेक्शन है। आगे बढ़ते हैं, द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN विथ डाइऑक्सीजन वाज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो वर्डन 0 है, तो डेल्टा U हमें मिलता है, डेल्टा U दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है और एंथैल्पी चेंज पूछा है, तो सिंपल है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है, तो यहाँ पे गैस के मोल है 1 और 2, 2 माइनस 1.5 यानी 0.5, तो 0.5 है, डेल्टा U आपका 742.7 है, ऑप्शन में डिफरेंस अच्छा थोड़ा कम है, प्लस डेल्टा Ng आपका माइनस 0.5 है यानी 1/2 है, सो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1/2 इंटू R की वैल्यू हम लेंगे किलो जूल मतलब 8.3 वाली, इंटू टेम्परेचर हमें दिया गया है 298, तो यहां से हम कर सकते हैं। सो तो थोड़ा इसको 25/3 कर लेते हैं, 8.314 को, यहाँ पे 298 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, सो 149 सो अराउंड 3 4 12 है ना, 29, मतलब अराउंड एक 50 आ सकता है, यहाँ से हम बोल सकते हैं। सो 50 इंटू 25 सो 750, बट ये जूल में है,
तो इसको किलो जूल में अगर किया गया, क्योंकि ये किलो जूल में दिया ना आपको, सो -742.7 मेरे ख्याल से डेल्टा एनजी नहीं पॉजिटिव है ना, 2 माइनस 0.5 है ना, सॉरी ये प्लस है। ओके सो ये आ जाएगा आपका प्लस 0.75, मतलब इससे कम हो जाएगा ना, तो बस आपके पास एक ही ऑप्शन है 741 वाला। आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। साइज के बारे में करेक्ट पूछा है, सही कौन सा? साइज में देखो M+4 वाला और M+2 वाला, तो M+4 वाला छोटा है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना साइज छोटा होता जाएगा, तो ये इनकरेक्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है +3 वाले की और +4 वाले की, तो +4 मतलब छोटा हो गया ना ज्यादा, या प्लस चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मतलब इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ये गलत दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी गेन एंथैल्पी ज्यादा रहेगी, तो प्लस ये M प्लस है और M है, मतलब ये न्यूट्रल है और ये उसका कैटायन है, तो कैटायन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है उसमें, यानी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो इसकी एफिनिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सो आंसर इज थर्ड। आगे बढ़ते हैं, बोरॉन हैज अ स्मॉलर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, आपको पता है ना, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वो ना फुल फील्ड आता है, जिसके उसके सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, उसका साइज बड़ा है एक्चुअली, बट उसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2s और बोरॉन का है 1s2s2p, तो बेरिलियम में 2s में इलेक्ट्रॉन आते हैं और बोरॉन में 2p में आते हैं, तो ऑब्वियसली s का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसका मतलब है कि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे, तो इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s, सही है, 2p में इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं, है ना, 2s से, s नजदीक है ना न्यूक्लियस के, तो पहला स्टेटमेंट सही है, मतलब ये मोर देन आई थिंक है, तो 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन, सही है, 2s पहले आता है उसके बाद 2p आता है, तो 2p को शील्डिंग है 2s का, तो 2p जल्दी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी फर्स्ट भी सही सेकंड भी सही है। देखते हैं मोर देन वन स्टेटमेंट है क्या, देखो जहां पे फर्स्ट सेकंड आएगा वो तो आंसर होगा ही, सेकंड तो हमें चाहिए, अच्छा यहां से ये कैंसिल हो जाए, बस तीसरा देखेंगे, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेशन पावर देन 2p, सही है, पेनिट्रेट ज्यादा है, न्यूक्लियस के नजदीक है ना, सो 2s ये भी स्टेटमेंट सही, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलता। एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम, नहीं, बोरॉन की रेडियस क्या है, कम है ना, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, रेडियस कम होती है, तो बेरिलियम आता है बाद में बोरॉन, तो बोरॉन इज इन लेस साइज, तो इसका आंसर 1 2 3 होगा, यानी इसका आंसर है हमारे पास 1 2 3 यानी थर्ड। आगे बात करते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of 4 elements are given below, then the element which may be a strong oxidizer, तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एफिनिटी ज्यादा, इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव में ज्यादा, तो निगेटिव में सबसे ज्यादा है S की, यानी इसका आंसर है थर्ड। आगे बढ़ते हैं 77, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन बिलो, फिर से वही सवाल है, ज्यादा कॉन्सेप्ट वाला। आयोनिक रेडाई देखिए, आपको पता है निगेटिव चार्ज, तो फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, तो इसके ऊपर -3 है, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -1 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में जितना निगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी रेडियस ज्यादा, है ना, ये एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उतनी रेडियस कम, ये आपने सीखा, तो ये ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, है ना, तो इसमें ये इधर दिया, मतलब ये गलत है, ये इधर चाहिए था, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके देखो, फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन में फास्फोरस हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन की फैमिली में आता है, याद है ना, तो इसमें इसकी ज्यादा है, सही है, और यहाँ पे हम हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता ना सल्फर क्लोरीन, तो साइज का ऑर्डर देखते हैं, दो चीजें इसमें देखते हैं, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, और साइज, साइज छोटा तो ज्यादा एनर्जी, तो इसका साइज छोटा है, सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज छोटा है, इस वजह से आयोनाइजेशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, तो ये वाला पार्ट सही है, मतलब सेकंड इज द आंसर, करेक्टली पूछा था ना। 3 elements X, Y, Z are following Dobrena's triad rule if the atomic weight of X and Y, X, Y और Z, जनरली Y का एवरेज होता है ना Z का, तो हम बट हम यहाँ पे Z का पूछा है, अच्छा सवाल है, सो 10 26, तो ये कितना है, तो हमारा एवरेज 26 आना चाहिए ना, तो 26 टू कितने होते हैं 52, तो दोनों मिला के 52 होने चाहिए ना, सो 10
प्लस 42 मतलब 52, सो 52 का आधा है ना, 52 का आधा हो गया 26, तो यानी इसका आंसर होना 42, सो थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ते, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। देखो यहां पे उन्होंने टर्म यूज करना चाहिए था जनरली। जनरली अगर बोला तो हम ज्यादा एक्सेप्शनल बातें नहीं करते, तो जनरली बोला होता तो सही था, बट आपको पता है ना एल्यूमिनियम गैलियम की जगह पे बोरॉन टू एल्यूमिनियम तो कम होती है, बट एल्यूमिनियम से गैलियम फिर से वो बढ़ती है, यानी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर एक्चुअल डेटा में जाते हैं एनसीईआरटी के, तो जनरली अगर यूज करते तो बात थी, है ना, तो सही था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन, देखो ये बात की बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, आयोनाइजेशन ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, दूसरे के इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। ओके, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शुड बी द आंसर। ओके, तो ये दोनों भी गलत है, सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, सो इसका आंसर 3 है। आयोनिक बॉन्ड्स X प्लस Y माइनस आर फॉर्म व्हेन, तो आपने सीखा आयोनिक बॉन्ड कब तैयार होता है, ये मेटल होता है ना, ये नॉन मेटल होता है, मेटल नॉन मेटल, याद है ना आपको, मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, उसने जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो ये सही है। और बॉन्ड बनने के बाद स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, मतलब लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 1 2 3। उन्हें लो बोला है ना, चौथे इसमें ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद 81 नंबर का सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ ब्रोमीन, सही है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन है ना, याद है ना, तो इसकी ज्यादा ही है, सही है स्टेटमेंट, तो पहला तो सही है। द फर्स्ट आईपी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सही है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो उसकी ज्यादा है, सेकंड भी सही है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, सही है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है फ्लोरीन का। नहीं, ये यहां पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन का नहीं ना ज्यादा, नाइट्रोजन का है ना, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो ये गलत है, तो दो गलत है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछे ना, तो दो जिसमें आए वो ऑप्शन नहीं है, तो बचा ये अपना फोर्थ, है ना, चाहिए। आगे बढ़ते, विच सिस्टमैटिक डायग्राम रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो जनरल 10 है, जैसे हमें दिए गए एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, तो इधर जाते वक्त आपका मेटालिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब 3 नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस कम हो रही है, यानी सेकंड प्रॉपर्टी भी कम हो रही है, यानी दो प्रॉपर्टी साथ में कम हो रही है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बढ़ रही है आप लोगों की, तो आप उस हिसाब से अगर करेंगे तो विल फाइंड आउट दैट कि जैसे इसमें लिथियम टू बेरिलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सही है, 2-3 डिक्रीजेस, वो भी सही है। बेरिलियम टू बोरॉन जाते वक्त पहली प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, सही है, 2-3 डिक्रीज, ये भी सही है। B2C इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रही है, मतलब ये ऑप्शन तो मैच नहीं करता, है ना। दूसरे में भी आप देख सकते हो उसी तरीके से, इसमें देखो ये इंक्रीज, अच्छा ये गलत दिया है, मतलब ये गलत है, ये यहाँ पे इंक्रीज, हाँ ये सही हो सकता है, बट यहाँ पे इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज दिया है, पहले एक्चुअली इंक्रीज होती है ना इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे डिक्रीज, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीजेस, इंक्रीज डिक्रीजेस, ये भी सही है, दो डिक्रीज इंक्रीज नहीं, इंक्रीज होना चाहिए था ना, मतलब ये सही है यहाँ पे, यस ये मैच कर रहे हैं, तो थर्ड इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, set of orbitals filled just after the filling of electrons atom is z equal to 56, 56 के बाद वाला 57 यानी lengthenum है, तो आपको f ऑर्बिटल आते हैं, उसमें समझ में आता है, सो फोर्थ इज द आंसर, उसमें ही f बस। which of the following structure is correctly drawn according to fundamental idea of VSEPR theory, करेक्ट कौन सा है, जैसे पहला बोला है कि ये PF3 है, तो PF3 में सिंपल सी बात है, इसका पिरामिडल शेप है,
तो लोन पे है ना, sp3 में जब एक लोन पे रहता है तो बॉन्ड एंगल 10928 नहीं रहता, उससे कम हो जाता है 104 या उससे भी मान लो और कम, जो भी है, तो ग्रेटर नहीं होगा, लेस देन, तो ये गलत है। दूसरा आप देख रहे हो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाला कंपाउंड है ना, 5 दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, उसमें एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है तो वो होता है सीसॉ स्ट्रक्चर। और सीसॉ में तो आप एक बेसिकली sp3d में दो टाइप के एंगल होते हैं, 120 और 90, है ना, तो सिंपल सी बात है। अभी ये लोन पे आप लोगों का यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, मतलब आपको एक्सेल पे दिखाई दे रहा है, तो बाकी के बच्चे सारे प्लेन में है, यहाँ पे तो प्लेन में है तो इनके बीच में 120 का एंगल होना चाहिए ना, उन्होंने लेस देन 90 बोला है, तो ये भी गलत है। उसके बाद ICl4 माइनस दिया है, तो ICl4 माइनस है, sp3d2 है, आप लोगों का दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 यानी sp3d2 है, बट उसमें दो लोन पेयर, तो दो लोन पेयर होते हैं, सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं, और स्क्वायर प्लेनर में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो सारे स्क्वायर प्लेनर में है ये यानी इनके बीच में एंगल कितना 90, और ये ऊपर वाला भी तो 90 होता है, बट आपको जो प्लेन में कंपाउंड है एलिमेंट है उसके बारे में पूछा है, तो वो 90 डिग्री है सब में एंगल, ठीक है ना, एक ही टाइप का एंगल होता है ना sp3d2 में, तो ये चला गया, मतलब आंसर हमारा है 3, ये सही है। आगे बढ़ते, i3 प्लस एंड i3 माइनस हैव डिफरेंट, इनके क्या डिफरेंट है, तो देखो i3 प्लस का स्ट्रक्चर अगर निकालेंगे तो आयोडीन बीच में है, साइड में 2 आयोडीन है और प्लस चार्ज है, बट तो 7 वैलेंस प्लस 2 मोनोवैलेंट और माइनस 1 करेंगे, चार्ज है, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 यानी sp3 है, और i3 माइनस तो फेमस है, लीनियर है, sp3d वाला है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो क्योंकि उसमें माइनस है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो 10/2 मतलब 5 हो जाएगा, तो ज्योमेट्री अलग है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी अलग है, प्लस है माइनस है, मतलब माइनस में ज्यादा हो गए ना लोन पेयर, बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा ना, sp3 और sp3d, तो सब करेक्ट है ना, डिफरेंट है, सब डिफरेंट है, ऑल है ना, तो ऑल ऑफ दिस। आगे सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ BRF5 है, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 5 मोनोवैलेंट 12/2 यानी sp3d2 है ना, 6 आएंगे ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी Br जब एक लोन पेयर होता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल होता है, यहाँ पे लोन पेयर होगी, यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन होंगे, तो इसमें एक जानकारी आपको सिखाते होगी कि ये 4 फ्लोरीन प्लेन में है, 5 नहीं है, तो ऑल फ्लोरीन आर नॉट इन द सेम प्लेन, 4 फ्लोरीन एटम्स एंड ब्रोमीन एटम इज इन सेम प्लेन, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ पे ब्रोमीन और फ्लोरीन भी एक प्लेन में, नहीं, बट ब्रोमीन प्लेन के नीचे होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन के वक्त जो ऑर्बिटल है वो अलग अलग हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली ब्रोमीन उसके प्लेन में नहीं रहेगा ना, ठीक है, तो 4 फ्लोरीन एटम्स आर इन द सेम प्लेन, सही है, ये तो यहाँ पे सही है 3 नंबर का। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट फॉर विच मॉलिक्यूल, सारे MF लेंथ यानी एलिमेंट है, मान लो M कोई भी एक सेंट्रल एटम है ना, R 1/3, सारे लेंथ सेम होने चाहिए, सारे बॉन्ड एंगल सेम होने चाहिए और एक ही लोन पेयर होना चाहिए, तो SiO4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, सिलिकॉन कार्बन की फैमिली का 4 + 4 मतलब ये sp3 है, तो इसमें तो लोन पेयर है नहीं क्योंकि बराबर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये तो चला गया। SF4 में इसका सीसॉ स्ट्रक्चर है, अभी है ना, HCl4 निकाला था हमने उस तरीके से, तो S मतलब 6 ना वैलेंस, 6 और 4 10, 10/2 मतलब कितना होता है 5 होता है, सो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब sp3d है, और 4 ही सराउंडिंग एटम में तो एक लोन पेयर है, ये मैच कर रहा है। NF3 तो फेमस है, अभी एक लोन पेयर तो है, जैसे NH3 NF3 है। IF5 में 7 + 12 12/2 यानी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब sp3d2, तो इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है ना, बट सिंपल सी बात है, सीसॉ में बॉन्ड एंगल सेम नहीं रहेंगे ना सारे, एक लोन पेयर की वजह से, है ना, और 2 एंगल है sp3d में 120 और 90, तो ये तो यहां से चला गया। sp3d2 में तो 90 एंगल है, तो 102 का सवाल ये आता नहीं है ना यहाँ पे, तो बचा एक ही आप लोगों का NF3। आगे बात करते हैं द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पूछा है, स्ट्रेंथ कब ज्यादा होता है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है या ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो इसमें देखो ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, फिर से यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन है, तो जो बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के बीच में होता है ना, उसमें आप लोगों को पता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, तो जैसे यहाँ पे सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मतलब R सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे बचे 2 ऑप्शन, 1 और 2।
अभी यहाँ से एस से तो ठीक है कंफर्म, अच्छा ठीक है चलो सब करने पड़ेंगे क्योंकि पता नहीं हम सीधे कैसे जाएंगे ना, ऑर्डर तो लगाना पड़ेगा। उसके बाद एस ही है तो समझ में आ रहा है ना, देखो ना आर का सबसे ज्यादा है ना, तो सवाल बचे आपके बस दो ऑप्शन के बीच में। एस मतलब ये वाला है, सही है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर, और सल्फर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की ज्यादा है ना, सल्फर या सॉरी सल्फर और हाइड्रोजन से ज्यादा है आप लोगों का ओके। सल्फर ऑक्सीजन से अटैच है सीधे, बट यहां पे इस साइड में SH बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, हाँ तो यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, तो ये ज्यादा बॉन्डिंग बनाएगा दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उसके बाद P आना चाहिए, मतलब RsPQ। तो स्ट्रेंथ कब ज्यादा रहेगा, जब वो हाइड्रोजन ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव है, जितना ज्यादा पार्शियली पॉजिटिव उतना वो दूसरे एलिमेंट के साथ ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद FH है और उसके साथ ऑक्सीजन है तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा इसमें, मतलब इसके बाद ऐसे आएगा। बच्चा दोनों के बीच में कैसे किया, दोनों के बीच में कैसे है, दोनों के बीच में OH बॉन्ड है और SH बॉन्ड है, तो OH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक है ना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगा P में, तो इसलिए इसका आंसर 2 है। आगे बात करते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 माइनस इज सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 एंड नॉट सिग्मा 1s3, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक ऑर्बिटल में 1s है ना ये, तो 1s में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को रूल आउट करेगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक ऑर्बिटल में चारों के 4 क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होते, बट ऐसे लिया तो ये दोनों के तो साथ, जैसे मान लो ये 1s वाला है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन 1s का ही है, ये भी 1s का ही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 आएगा और स्पिन भी सेम आएगी, तो चारों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, मतलब वो वैलिड नहीं करेगा ना, वो है ना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेट, है ना, अगर वैसे हुआ तो। और आखिर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज +1 NO3, ये वाला जो सवाल है इसको हमने बोनस दिया है क्योंकि इसमें NO3 माइनस होना चाहिए था, ताकि तब जाके +1 आता फॉर्मल चार्ज। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और देखिए कि क्या गलतियां हुई है, उसके कॉन्सेप्ट कीजिए। मिलते हैं एक फिर से नए सॉल्यूशन के साथ, पढ़ते रहिए और इसी तरीके से आपका स्कोर इंप्रूव करते रहिए। मिलते हैं, बाय।